अगर हम देखें पूरी की पूरी ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे, उन पर घूमते अनगिनत ग्रह, लाखों सोलर सिस्टम, अरबों खरबों पत्थर, बर्फ, गैस, धूल, पर हमें अभी तक एक भी ऐसी जगह पक्के तौर पर नहीं मिली जहां जिंदगी हो। और इधर हमारे अपने ही सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, पर जानदार, रंग बिरंगी, पानी और हरियाली से भरी दुनिया सिर्फ एक ही है, हमारी धरती। ऐसा क्या खास है हमारी धरती में? क्यों यही सोलर सिस्टम का सबसे अलग, सबसे स्पेशल ग्रह बनी? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी साइंस छुपी हुई है? आज इस वीडियो में हम धरती की पूरी कहानी समझेंगे। कैसे ये बनी, क्यों इसकी लोकेशन परफेक्ट है, कैसे इसकी हवा, पानी, चांद, यहां तक कि जुपिटर जैसा दूर का जायंट ग्रह भी हमारी हेल्प कर रहा है, और क्यों बाकी सारे ग्रह हमारी तरह जिंदगी वाला स्वर्ग नहीं बन पाए। वीडियो के खत्म तक तुम ये समझ जाओगे कि ये नीला सा प्लैनेट सच में किस लेवल पर है। सबसे पहले जरा पीछे चलते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले, तब हमारा सोलर सिस्टम बस बनने ही वाला था। एक बहुत बड़ा गैस और डस्ट का बादल हुआ करता था, जिसे हम नेबुला कहते हैं। उसी के बीचों बीच ज्यादा मास इकट्ठा हुआ और वहां से हमारा सूरज बना। सूरज के आसपास जो बची खुची धूल, पत्थर, बर्फ के टुकड़े थे, उनसे धीरे धीरे छोटे छोटे गोले बनने लगे। यही आगे चलकर ग्रह बने। सबसे अंदर वाला ग्रह मर्क्यूरी सूरज के इतना पास है कि दिन में तापमान सैकड़ों डिग्री तक चला जाता है। छोटा सा ग्रह, न ठीक से एटमॉस्फेयर, न पानी, न वेदर, न कोई ढंग का एनवायरनमेंट जहां लाइफ टिक पाए। उसके बाद वीनस, साइज में लगभग धरती जितना, पर कंडीशन ऐसी कि नर्क लगे। इतना घना कार्बन डाइऑक्साइड वाला एटमॉस्फेयर कि गर्मी फंस जाती है। तापमान इतना बढ़ जाता है कि सीसा तक पिघल जाए। बादल भी सल्फ्यूरिक एसिड के, यानी बरसात हो तो एसिड की। मतलब धरती जैसा दिखने वाला जुड़वा भाई, पर अंदर से एक दहकता हुआ प्रेशर कुकर। धरती से बाहर चले तो मिलता है मार्स, हमारे पड़ोस का लाल ग्रह। कभी वहां पर भी नदियां, तालाब, शायद समंदर जैसे हालात रहे होंगे, पर धीरे धीरे उसका एटमॉस्फेयर उड़ गया। सरफेस ठंडी हो गई, पानी बर्फ बनकर जम गया या स्पेस में भाग गया। आज मार्स सूखा, ठंडा, पतला एटमॉस्फेयर वाला वीरान ग्रह है। इन तीनों के बीच सिर्फ धरती है, जो आज भी पानी से लबालब, हवा से भरी और लाइफ से गूंजती हुई है। और इससे बाहर तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये तो इतने बड़े गैस जायंट्स हैं कि उन पर हमारी तरह सरफेस ही नहीं जिस पर खड़े हो सके। और टेम्परेचर, प्रेशर, गैस का हाल ऐसा कि हमारी नोन लाइफ वहां की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो पहली बात साफ है, लोकेशन मैटर करती है। पर सिर्फ इतना कहना कि धरती सही जगह है बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। असली कमाल है कितने सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, सूरज से सही दूरी। इसे साइंटिस्ट लोग हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ना बहुत गर्म, ना बहुत ठंडा। धरती इस जोन के ऑलमोस्ट बीच में बैठी है। इतनी दूर कि पानी सिर्फ भाप बनकर उड़ न जाए और इतनी पास कि पूरा बर्फ न बन जाए। पर मजेदार बात यह है कि वीनस भी ज्यादा दूर नहीं, मार्स भी बहुत दूर नहीं। दोनों इस जोन के आसपास ही हैं। फिर भी वहां लाइफ क्यों नहीं? यहीं से दिखता है कि सिर्फ डिस्टेंस काफी नहीं है। अब धरती का साइज देखो। अगर धरती मर्क्यूरी की तरह बहुत छोटी होती तो उसकी ग्रेविटी इतनी कम होती कि अपना एटमॉस्फेयर पकड़ ही नहीं पाती। सब गैसें धीरे धीरे स्पेस में उड़ जाती। बिना ढंग की हवा, बिना प्रेशर, पानी लिक्विड ही नहीं रह पाता। और अगर धरती जुपिटर जैसी विशाल होती तो ज्यादातर गैस से भरी होती। हाइड्रोजन, हीलियम और ऊपर वाले डेंस क्लाउड, सुपर हाई प्रेशर। वहां हमारी तरह की सॉलिड जमीन, नदियां, पेड़ पौधे, जानवर जैसा कुछ पॉसिबल ही नहीं लगता। धरती एकदम बीच का परफेक्ट साइज है। इतनी बड़ी कि अपनी हवा पकड़ सके, आयरन वाला कोर बना सके, और इतनी छोटी कि गैस जायंट न बन जाए। अब आते हैं हमारी हवा पर, यानी एटमॉस्फेयर। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, सांस ले रहे हो, तो ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि धरती ने अरबों सालों तक अपना एटमॉस्फेयर संभाल कर रखा। शुरुआत में धरती का एटमॉस्फेयर बिल्कुल आज जैसा नहीं था।
शुरू शुरू में तो यहाँ पर वॉल्केनो फट फट कर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप, नाइट्रोजन और दूसरी गैसें छोड़ रहे थे। उस समय की हवा में ऑक्सीजन लगभग थी ही नहीं। अगर हम उस जमाने में सीधा टेलीपोर्ट हो जाए तो एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई, बादलों की शक्ल में भाप जमा हुई, बारिशें शुरू हुई, समंदर बने। इन्हीं समंदरों में सबसे पहली माइक्रोस्कोपिक लाइफ पैदा हुई, छोटे छोटे जीव जिन्हें हम आज बैक्टीरिया टाइप कहते हैं। इन्हीं में से कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स ने फोटोसिंथेसिस सीख ली, यानी सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फूड बनाना और साइड इफेक्ट के तौर पर ऑक्सीजन छोड़ना। लाखों करोड़ों साल तक ये माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री चलती रही और धीरे धीरे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भरनी शुरू हुई। एक दौर आया जिसे साइंटिस्ट्स ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। इसने पूरी धरती का गेम ही बदल दिया। पहले जो गैसें डोमिनेंट थीं, उनका बैलेंस बदला, ओजोन लेयर बनी और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लाइफ यानी बड़े बड़े पौधे, जानवर, इंसान तक पॉसिबल हो पाए। तो धरती का अलगपन यह भी है कि यहां पर एटमॉस्फेयर सिर्फ नेचर ने नहीं बल्कि खुद लाइफ ने भी मॉडिफाई किया। ये लाइफ और प्लैनेट का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। कहीं वीनस की तरह पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भर गया और ना ही मार्स की तरह ऑलमोस्ट पूरी हवा उड़ गई। अब सोचो, ये हवा और पानी बचे कैसे? इनको कौन बचाए रखता है? यहाँ एंट्री होती है दो छुपे हुए हीरो की, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड। धरती के अंदर एक मोल्टन आयरन वाला कोर है, यानी बहुत अंदर लिक्विड लोहे का गोला। ये कोर घूमता है, इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो धरती के चारों तरफ फैली हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले डेंजरस चार्ज्ड पार्टिकल्स और रेडिएशंस को डिफ्लेक्ट कर देती है। इन्हें ही सोलर विंड कहते हैं। अगर ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर पर बरसते रहें तो धीरे धीरे हवा छिनने लगती है, मॉलिक्यूल्स स्पेस में उड़ जाते हैं। मार्स के साथ यही हुआ। मार्स पहले शायद थोड़ा वार्म और पानी वाला था, पर उसका कोर ठंडा पड़ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट खत्म हो गई और सोलर विंड ने धीरे धीरे उसका एटमॉस्फेयर छीन लिया। अब मार्स पर इतनी पतली हवा रह गई है कि बिना स्पेस सूट के इंसान कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। धरती पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ने हमारी हवा और पानी की बहुत हद तक रक्षा की। ये इनविजिबल शील्ड हर पल हमें और हमारे एनवायरनमेंट को बचा रही है और हम उसे देख भी नहीं पाते। अब एक और चीज जो धरती को अलग बनाती है और जिसे हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगेगा, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। धरती की आउटर परत, क्रस्ट, एक सॉलिड टुकड़ा नहीं है। ये कई बड़े बड़े प्लेट्स में बटी हुई है जो बहुत धीरे धीरे हिलती डुलती रहती हैं। जहां प्लेट्स टकराती हैं वहां पहाड़ बनते हैं, जहां प्लेट्स अलग होती हैं वहां से नई क्रस्ट निकलती है, जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे घुसती है वहां पुरानी क्रस्ट अंदर जाकर पिघलती है, वॉल्केनो बनते हैं। ये सब सुनकर लगेगा कि इसमें खास क्या है, ये तो बस भूकंप ज्वालामुखी की झंझट है, पर असल में ये धरती के एसी सिस्टम की तरह काम करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स धरती के अंदर फंसे कार्बन डाइऑक्साइड को कभी कभी बाहर निकालती है वॉल्केनोज के जरिए, फिर बारिश वगैरह उसे चट्टानों में बांध देती है, समंदर में जमा करती है। प्लेट्स के साथ वो कार्बन फिर से अंदर चला जाता है। ये पूरा चक्कर धरती के टेम्परेचर को लाखों करोड़ों साल तक लगभग कंट्रोल में रखता है। अगर धरती पर प्लेट टेक्टोनिक्स न होता तो या तो CO2 इतना जमा हो जाता कि वीनस जैसी रनवे गर्मी हो जाती, या सारा CO2 चट्टानों में कैद होकर धरती हमेशा के लिए डीप फ्रीज हो जाती। वीनस पर टेक्टोनिक्स नहीं चलते जैसे धरती पर चलते हैं। मार्स छोटा होने की वजह से जल्दी ठंडा पड़ गया, उसके अंदर की हीट ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई, टेक्टोनिक्स धीरे धीरे रुक गए। पर धरती का साइज और अंदर की हीट इतना परफेक्ट है कि आज भी प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिव हैं। मतलब धरती के पहाड़, महाद्वीप, समंदर की गहराई, भूकंप ज्वालामुखी, ये सब मिलकर धरती को लंबे समय तक जिंदगी लायक टेम्परेचर पर बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं हमारे एक और स्पेशल पार्टनर की, और वो है चांद। ये सिर्फ रोमांटिक नाइट का डेकोरेशन नहीं है, धरती के अलग होने में चांद की बहुत बड़ी रोल है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि बहुत शुरुआत में जब धरती अभी यंग थी, एक मार्स साइज का ग्रह जिसे थिया नाम दिया गया, जो धरती से टकराया।
इस जोरदार टक्कर से काफी मटेरियल स्पेस में उछला, जो बाद में इकट्ठा होकर हमारा मून बना। इसका फायदा क्या हुआ? सबसे पहले चांद बहुत बड़ा है कंपेयर टू अपनी प्लैनेट के। सोलर सिस्टम के हिसाब से धरती चांद एक तरह से ड्यूअल सिस्टम जैसे हैं। ये बड़ा चांद धरती के घूमने की टिल्ट यानी झुकाव को स्टेबल रखता है। धरती अपने एक्सिस पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमती है। यही टिल्ट हमें सीजन देती है: गर्मी, सर्दी, बारिश, पतझड़। अगर चांद ना होता तो समय के साथ दूसरे ग्रहों का ग्रेविटी पुल धरती की टिल्ट को बहुत ज्यादा हिला डुला सकता था। कभी धरती ज्यादा झुक जाती, कभी ऑलमोस्ट सीधी खड़ी हो जाती। इसका मतलब मौसमों में बहुत वायलेंट बदलाव, कभी एक्सट्रीम ठंड, कभी एक्सट्रीम गर्मी, लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए काफी मुश्किल माहौल हो जाते। चांद इस टिल्ट को काफी हद तक स्टेबलाइज करके रखता है। यानी मौसमों में बदलाव तो हैं, पर मैनेजेबल हैं, इतने ज्यादा नहीं कि पूरी लाइफ बार बार वाइप आउट हो जाए। दूसरा, चांद की ग्रेविटी से टाइड्स बनती हैं। आज तो हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, पर अर्ली अर्थ पर यही टाइड्स किनारों पर ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट बनाते थे जहां पानी, मिनरल्स, एनर्जी सब मिले जुले रहते थे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि लाइफ के शुरुआती एक्सपेरिमेंट इन्हीं किनारों पर हुए हों। आज भी कई जीवों के लिए टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चांद के बिना शायद धरती इतनी स्टेडी, इतनी लाइफ फ्रेंडली ना होती। अब आते हैं एक ऐसे ग्रह पर जो दिखता तो बहुत डरावना है, पर असल में हमारी मदद भी करता है: जुपिटर। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। उसकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि आसपास घूम रहे करोड़ों एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, स्पेस रॉक्स की काफी हद तक डायरेक्शन बदल देता है। बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो अंदर की तरफ आते आते धरती से टकरा सकते थे, मगर जुपिटर उन्हें या तो खुद खींच लेता है या उनकी रास्ता बदलकर बाहर की तरफ फेंक देता है। यानी एक तरह से जुपिटर आउटर सोलर सिस्टम का बाउंसर है। ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमें हर टक्कर से बचाता है। धरती पर भी बड़े बड़े एस्टेरॉयड टकराए हैं, डायनासोर तक वाइप आउट हो गए। पर अगर जुपिटर न होता तो शायद ऐसे डेंजरस टकराव और भी ज्यादा होते। इतने की कॉम्प्लेक्स लाइफ को स्टेबल रहने के लिए इनफ टाइम ही नहीं मिलता। फिर भी शुरुआत में जब सोलर सिस्टम नया नया था, जुपिटर और बाकी ग्रहों की ग्रेविटी ने ही बहुत सारा पानी, बर्फ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आउटर हिस्सों से इनर प्लैनेट्स की तरफ भेजे। कई कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स में पानी और लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे, और इनके टकरावों से धरती पर भी बहुत सारा पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल आया। तो पहले दीज इंपैक्ट्स ने धरती को जरूरी सामान दिया, पानी, कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स वगैरह। बाद में जुपिटर ने रेट कम कर दिया ताकि अब की लाइफ बार बार खत्म ना हो जाए। कुल मिलाकर पूरा सिस्टम ऐसे बैलेंस पर बैठ गया कि धरती पर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन पॉसिबल हो पाई। अब थोड़ा जूम इन करके धरती की सतह को देखते हैं। यहाँ क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इसे अलग बनाती हैं। एक तो पानी की तीनों स्टेट्स का एक साथ होना। धरती पर एक ही वक्त पर बर्फ भी है, लिक्विड पानी भी और भाप भी। इससे पूरा वाटर साइकिल बनता है। इवेपोरेशन, बादल, बारिश, बर्फ, नदियां, समंदर, ये पूरा चक्र टेम्परेचर कंट्रोल करता है, न्यूट्रिएंट्स घुमाता फिराता है, हर जगह लाइफ को रीच करने में हेल्प करता है। दूसरा, मॉडरेट एटमॉस्फेयर। बहुत पतला होता तो मार्स जैसा हाल, बहुत मोटा होता तो वीनस जैसा। धरती की हवा का कॉम्पोजिशन भी कमाल का बैलेंस है। ज्यादातर नाइट्रोजन जो काफी इनर्ट है, लगभग 21% ऑक्सीजन हमारी ब्रीथिंग और मेटाबॉलिज्म के लिए परफेक्ट, थोड़ा बहुत CO2 जो प्लांट्स के लिए फूड और टेम्परेचर को ठीक लेवल पर रखने के लिए जरूरी है, साथ में वाटर वेपर, ओजोन वगैरह। ओजोन लेयर तो अलग लेवल की ब्लेसिंग है। ये हम पर गिरने वाली सूरज की डेंजरस UV रेज का ज्यादातर हिस्सा अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो धरती की सरफेस पर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। तीसरा, वेदर और क्लाइमेट का डाइवर्सिटी। कहीं बारिश वाले डेंस जंगल, कहीं सूखे रेगिस्तान, कहीं बर्फ से ढकी टंड्रा, कहीं डीप ओशंस, कोरल रीफ्स, नदी घाटी, पहाड़। इतने तरह के हैबिटेट्स कि हर तरह का जीव अपना अलग अलग तरीका निकाल सके जीने का। यही वैरायटी एवोल्यूशन को बूस्ट देती है। अब अगर किसी को लगे ये सब तो हुआ पर ये सारी चीजें रैंडम थीं,
फिर तो ये प्योर लक है कि धरती इतनी परफेक्ट बन गई। बात आधी सच आधी गलत है। नेचर के कुछ रूल्स हैं, ग्रेविटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके हिसाब से ही प्लैनेट्स बनते हैं। सोलर सिस्टम में जो पोजीशंस पॉसिबल थीं, उनमें से कुछ ही पर ऐसी कंडीशंस बन सकती थीं जो लिक्विड पानी की अनुमति दें। उन कुछ में से भी धरती जैसी फाइन ट्यून्ड जगह बनना रेयर तो है, इम्पॉसिबल नहीं। और याद रखो, हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम को अच्छे से जानते हैं। यूनिवर्स में तो ऐसे अरबों खरबों तारे हैं जिनके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। बहुत से प्लैनेट्स तो हमने खोज भी लिए हैं, एक्सोप्लैनेट्स। कई ऐसे मिले हैं जो अपने अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं। हो सकता है वहां भी किसी लेवल की लाइफ हो, पर अभी तक हमें डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। इसीलिए प्रैक्टिकली बोलें तो नोन यूनिवर्स में आज की डेट पर लाइफ के लिए सबसे कंफर्म्ड जगह सिर्फ और सिर्फ हमारी धरती ही है। और यही बात इसे इतना स्पेशल और अलग बनाती है। अब जरा एक और लेयर पर सोचो, धरती सिर्फ फिजिकल कंडीशंस की वजह से अलग नहीं है, ये एक तरह से लिविंग सिस्टम जैसी फील देती है। एटमॉस्फेयर, ओशंस, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब मिलकर एक ग्लोबल लेवल की बैलेंस बनाते हैं। पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। हम और जानवर O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। समंदर हीट अब्सॉर्ब रिलीज करते हैं। पानी इवेपोरेशन के जरिए टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। चट्टानें मिनरल्स देती हैं। नदी बारिश उन्हें इधर उधर ले जाती हैं, सॉइल बनाती हैं। माइक्रोब्स डेड चीजों को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स वापस सिस्टम में डालते हैं। ये पूरा चक्र इतना इंटरकनेक्टेड है कि कई साइंटिस्ट्स ने धरती को एक तरह की सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह समझने की कोशिश की है। हालांकि धरती लिटरली जिंदा नहीं है, पर जिस तरह सब सिस्टम साथ मिलकर इसे स्टेबल रखते हैं, वो किसी जीव के मेटाबॉलिज्म जैसा ही फील देता है। मार्स, वीनस, बाकी ग्रहों पर यह कॉम्प्लेक्स वेब नहीं दिखता। वहां या तो एटमॉस्फेयर बहुत सिंपल है या बिल्कुल नहीं। पानी या तो जमे हुए हैं या गायब। सरफेस ऑलमोस्ट डेड सी लगती है, जबकि धरती पर हर जगह हर लेवल पर हलचल है। माइक्रोस्कोपिक लाइफ से लेकर बड़े बड़े इकोसिस्टम तक। अरबों साल की ये लकी चेन, सही दूरी, सही साइज, मैग्नेटिक फील्ड, प्लेट टेक्टोनिक्स, वाटर, एटमॉस्फेयर, जुपिटर का शील्ड, चांद की स्टेबिलिटी, ये सब मिलकर धरती को वो एक रेयर मंच बनाते हैं जिस पर लाइफ का ये पूरा ड्रामा चल रहा है। और इसी स्टेज पर हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी बनाई, शहर बसाए, लैंग्वेज, साइंस, आर्ट सब डेवलप किया। यानी सोलर सिस्टम का सबसे अलग ग्रह सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ नदी पहाड़ हैं, अलग इसलिए भी है कि यहाँ पर ऐसे जीव पैदा हुए जो खुद आसमान में झांककर ये सवाल पूछते हैं, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। ये कैपेसिटी सवाल पूछने की, समझने की, ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की, यही धरती को और भी स्पेशल बना देती है। तो अगर पूरा सार एक लाइन में कहना हो तो ये होगा, धरती सोलर सिस्टम का सबसे अलग ग्रह इसलिए बनी क्योंकि ये बिल्कुल सही जगह पर है, बिल्कुल सही साइज की है। इसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स चल रहे हैं, इसके ऊपर बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर और भरपूर लिक्विड पानी है। चांद इसकी टिल्ट और टाइड संभाल रहा है। जुपिटर आउटर साइड से बमबारी कुछ कम कर रहा है। और सबसे ऊपर यहां पर लाइफ ने खुद इस ग्रह को बदलकर अपने लिए और भी बेहतर बना दिया। ये सब चीजें अलग अलग अपने आप में कमाल हैं, पर जब सब एक साथ मिलती हैं तो रिजल्ट आता है हमारी नीली, जिंदा, आवाजों से भरी असली होम प्लैनेट धरती। अगर तुम्हें ये धरती की कहानी सुनकर अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारी ये प्लैनेट कितनी रेयर और कीमती है, उतनी ही सीरियसली हम इसे बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सोलर सिस्टम में तो ये पहले ही सबसे अलग है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही बेवकूफियों की वजह से ये अलगपन हमेशा के लिए हिस्ट्री बनकर रह जाए।